गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 25 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर देने का प्रयास कीजिए। कुछ स्टूडेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कीजिएगा, आपकी सफलता बहुत नज़दीक होगी, क्योंकि बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। साथ ही साथ विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in पर, या तो आपको लिंक शेयर किया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में ऐप डाउनलोड करने का, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। ऐप पर आपको बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कराई गई है, जैसे आप लोगों को पीटी फैक्ट एमसीक्यू वहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जल्द ही मेंटरशिप प्रोग्राम के भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसका लगातार लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए दैनिक जागरण के न्यूज एनालिसिस में देखते हैं आज क्या खबरों में रहा है और जो महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंट आपको नजर रखनी है। तो देखिए, पूर्व सैनिक के जो पूर्व सैनिकों को आतंकवादी बनाकर जम्मू कश्मीर भेज रहा है पाकिस्तान। ऐसी बातें जो किनके द्वारा किया गया, जो सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र जो द्विवेदी है उनके द्वारा किया गया है। ऐसी जांच हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि में ये बातें की जा रही है कि कई विदेशी आतंकियों की पृष्ठभूमि की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि पाकिस्तान में जो है पूर्व सेना जो रिटायर्ड हो जाते हैं अधिकारी, उनको क्या किया जाता है कि भेजा जाता है यहाँ पर आतंकवादी के संगठन के तौर पर, उसे भारत में उपद्रव फैलाने के लिए, अनियमितताओं को फैलाने के लिए, अशांति को बढ़ाए रखने के लिए, ताकि दोनों देशों के बीच जो जो राजनीतिक मंशाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है आतंकवादी संगठनों का, ताकि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत रखा जा सके पाकिस्तान में। तो इन संदर्भों को लेकर भी चीजों को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक ऑटोनोमस कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, उसे भी जिंदा रखा जाए। तो इसी संदर्भ में सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी चीजें जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है, तो ये श्रद्धा भाव की चीजें तो है। चलिए कोई बात नहीं, इस पर ध्यान रखिएगा। ये लगातार हमारे यह देश का एक समृद्ध समस्या बनता जा रहा है, जिसे हमें समाधान ढूंढने के लिए बहुत व्यापक तरीके से कार्य करनी होगी। दूसरी तरफ यहाँ यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में विदेशी नीतियों में ध्यान रखिएगा, या अंतर संबंधों में भी यह टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, गाजा पट्टी में जो युद्ध विराम हुआ है, हमास ने 24 बंधकों को रिहा किया है। कुछ दिनों का आपको विराम लगाया गया है कि संघर्ष विराम किया जाएगा। उसके बाद कुछ लोगों का लेन देन हुआ है, तो कुछ ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोनों पक्षों ने पुनः युद्ध करने की घोषणा की। यहाँ पर दोनों पक्षों संघर्ष विराम के बाद भिड़ने का ऐलान कर रखा है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा इसकी 2-3 चीजों को। इस संघर्ष विराम का अर्थ क्या होगा? संघर्ष विराम का अर्थ क्या है? जो 48 दिनों से लगातार दिनों तक देश से लगातार युद्ध हो रहा है, जहां पर दोनों तरफ से हमलाएं हो रही है। इजराइल की तरफ से हमास के समर्थित अड्डों पर हो रही है, और इजराइल पर हमास के प्रतिरोध में आपको हमास के द्वारा भी किया जा रहा है। तो इस संघर्ष विराम का अर्थ किस संदर्भ में देखा जाए? तो अर्थ इस संदर्भ में देखा जाए कि क्या युद्ध के समय विकल्प की तलाश किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ पश्चिमी मीडिया को हम मान लें, और साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है इजराइल पर भी। तो इसे संदर्भ को समझने का प्रयास करने का है कि किस रूप से हम संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, तो ताकि वैश्विक संगठन भी अपनी वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर सके। इस संदर्भ में यह कहीं ना कहीं संघर्ष विराम एक दूसरे को जुड़ते हुए कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि देखिए, जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता तब तक ये चीजें होती रहेंगी, क्योंकि हमास स्वयं को क्या कहता है, एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इसे प्रस्तुत कर रहा है। लोग जो हमास समर्थक लोग हैं वो स्वतंत्रता सेनानी से मानता है। वहीं अन्य राज्य इसे उपद्रवी बोलते हैं, उपद्रवी आतंकी संगठन भी बोलता है बहुत से लोग। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच अंतर संबंध को समझने की जरूरत है। तो इस संदर्भ के अंतर विरोध के बीच में ये सब घटनाएं हो रही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यह टॉपिक जो है, आपके पास अदानी के खिलाफ क्या सबूत है। तो यूपीएससी की
यूपीएससी जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय में यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह केस स्टडी भी ध्यान रखिएगा। केस स्टडी याद है, जब हिंडनबर्ग का मामला आया था मैंने कुछ दो टूक बातें बोली थी कि आधार के आधार पर ही केस बेसिस है या किसी आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। केवल सोशल मीडिया से या तो किसी प्रिंट मीडिया से या किसी अन्य सोर्स से जहां से हम थर्ड पार्टी के जानकारी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, अपने देश की राजनीति में किसी मुद्दे को जिंदा कर रहे हैं या मार रहे हैं। मैंने उस बात को बोला था हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आया था, और हिंडनबर्ग का जो इतिहास रहा वो क्या करता है आपको मैंने उस दिन भी बताया था। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, न्यायालय ने समानांतर वही बातें कही है कि आपके पास क्या सबूत है। मैंने वही बात कही थी कि अगर कोई ऐसा साक्ष्य है जिसके आधार पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तथ्य जो बोला जा रहा है वो सत्य है, तो भारतीय राजनेताओं को अदानी समूह को जरूर घेरनी चाहिए, वो भी न्यायालयीय तरीके से घेरनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगा के नहीं। मैंने ये जाइए पीछे का वीडियो देखिएगा, सेम टू सेम बातें वही बोली थी, जिसके तथ्य और सबूत की बात की थी मैंने कि सबूत हो तो जाइए, नहीं तो बिना मतलब का राजनीतिक मुद्दा बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब यह बेस ग्राउंड जब आएगा न्यायालय में तो वो खारिज कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे मामले में आपको बेस ग्राउंड जब न्यायालय में जाता है जहां जिसका ठोस सबूत नहीं होता, वो ग्राउंड पर क्या होता है, खारिज कर दिया जाता है, उसके बाद आपकी ही किरकिरी होगी। तो यहाँ पर साफ शब्दों में समझने का प्रयास कीजिएगा, जो बातें की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि हिंडन रिपोर्ट और गार्जियन या फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट, अर्थात किसी हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से के आधार पर जांच की मांग कर रहे याचिकाकर्ता, जो भी याचिका करता है, जिसके वकील है वकील प्रशांत भूषण जी, उन्होंने बाजार नियामक जैसी सेबी की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेने नहीं कहा जा सकता है, लेने को नहीं कहा जा सकता, ये बातें कही। कोर्ट ने कहा कि हम विदेशी रिपोर्ट को शाश्वत सत्य मान सकते हैं, हम रिपोर्ट खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसके सबूत होने चाहिए। सेबी हमारी विधायी संस्था है, इसमें जांच कराई गई है और सेबी जांच पर संदेह का कोई आधार नहीं बताया है। तो यह बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए सेबी है क्या। SEBI सेबी क्या, इसकी स्थापना कब हुई, किस एक्ट के माध्यम से हुई, इसकी वर्तमान स्टेटस क्या है, वर्तमान इसके निदेशक कौन है। आपको ये सब कमेंट सेक्शन में बता देना है, क्योंकि सेबी पर मैं पहले ही की पॉइंट आप लोगों को दे रखा है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में। ऐप पर जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। जो अभी तक परचेज नहीं किए हैं बैच को, वो जरूर परचेज कर लीजिए। मात्र 999 रुपया में आपको बहुत सी चीजें दी जाती हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, संडे को टेस्ट होगा दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का, तो आप लोग तैयार रहिएगा और इस चीज को सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है ना। इस संदर्भ को समझिएगा। और वहीं पर बातें की गई है भूषण जी, जो प्रशांत भूषण जी, उनके द्वारा के फिर से हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला दिया। उनके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आग्रह किया कि सोच समझकर बोले। न्यायालय ने यह बात बोला कि आप सोच समझ के बोले, क्या आपके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है जिसके आधार पर अदानी के जो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया उसके अनियमितता के, क्या वो अनियमितता सत्य होता है, जबकि अडानी इसके लिए जवाब दे रखा है अपनी कंपनी के ऑटोमेनस स्वायत्तता के लिए, वो जवाब दिया हिंडन रिपोर्ट के बाद। तो इस क्या आरोप आपने जो लगाया है इस रिपोर्ट के आधार पर जो हिंडनबर्ग आया है, क्या उस तथ्य का सबूत है कि अनियमितता पाई गई है? तो ऐसा कोई नहीं है। तो आप बिना किसी रिपोर्ट के किसी भी चीजों को लेकर आप इस चीज को ला नहीं सकते, ऐसी बातें हो रही है। वहीं पर तुषार मेहता के मामले में, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है भारत के, प्रशांत भूषण के मामले में पेश करते हुए बहस करने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भूषण जिस गैर सरकारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, वह रिपोर्ट इन्होंने तैयार करवाई है। अब यही उस पर भरोसा करके कोर्ट पर बहस कर रहे हैं। क्या यह हितों का टकराव नहीं है? कोर्ट को ऐसे व्यक्ति को क्यों सुनना चाहिए? ऐसी बातें की गई है कि जो रिपोर्ट बनाया गया है
अनियमितता को लेकर भारत के संदर्भ में, तो जिस गैर सरकारी संगठन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम के द्वारा ये बातें की जा रही है वो प्रधान भूषण जी के द्वारा ही बनाई गई है। तो कैसे हम इसकी सततता जांच करें। वैसे ही इस संस्था के जॉर्ज सोरोस की वित्तीय मदद मिलती है। जॉर्ज सोरोस के बारे में सभी लोग जानते हैं, इंडिया कैसे ये कार्य कर रहा है, कैसे संगठन में यह थर्ड पार्टी तौर पर भारतीय हितों को प्रभावित करता है। अब है कि आजकल भारत के अंदर नियमों को प्रभावित करने के लिए भारत के बाहर से स्टोरी प्लांट हो रहे हैं और उसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसी प्रकार के रिपोर्ट से यह प्रभावित है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे मामले में न्यायालय भावनाओं से नहीं देखता है ना, भावनाओं को नहीं देखेगा ना कि पक्ष का भावना क्या है, विपक्ष का भावना क्या है। यह सबूत मांगेगा। सबूत में अगर यह तथ्य साबित हो गया कि अडानी अपने शेयर मार्केटिंग में जो अनियमितता किया था, जो आरोप हिंडनबर्ग के द्वारा जो आरोप लगाए थे वो तथ्य सत्य हो जाते हैं तो उस पर कार्य किया जाएगा। नहीं तो ध्यान रखिएगा सभी मामलों को खारिज कर दिया है। तो सुरक्षा फैसला भी रखा हुआ है, तो आने दीजिए, वेट करेंगे क्या मामले आते हैं। अब देखिएगा, मुख्य सचिव के लिए केंद्र सुझाए नाम, दिल्ली सरकार के करे नियुक्ति। तो देखिए फिर मैं वही बात बोला था, याद है मैंने जब बिल आया था या उससे पहले जब राज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा जब विवाद होता था तो मैंने एक शब्द बोला था, अगर आप लोगों को याद हो पुराने स्टूडेंटों को, तो मैंने एक शब्द बोला था कि यह जैसे सास बहू की लड़ाई घर में होती है वैसे दोनों लड़ रहे हैं। मैंने ये बात बोलता था, सत्ता के अभ्यास के क्रम में यही कार्य हो रहा है। वहां पर संतुलन की स्थिति बनानी होगी, जिससे आम लोगों को सरकार के कार्यों का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। मैंने वो बात बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो। साथ ही साथ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यापक तरीके से धरातल पर उतारा जा सके। आपके प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं, पर जनता को उससे एकमात्र परसेंट की भी उसकी आवश्यकता नहीं है कि आपके बीच क्या समझ, उसको सेवा की आपूर्ति से मतलब है, क्या उसको सेवा आपूर्ति मिल रही है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी स्टेट के राज्य के लिए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सीएम और राज्यपाल की हम बात कर रहे हैं, या सीएम या उपराज्यपाल गवर्नर केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, उनकी बात तो कर लीजिए, ठीक है ना। आप कितना भी लड़ाई कर लीजिए, कितना भी आपसी मतभेद कर लीजिए, प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर जनता को उसको 1% से मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए जनता को किसी प्रकार की सेवाएं दी जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी होगी ना, वो विरोध कर देगा। फिर यह नहीं देखेगा कि आपके समर्थक में है कि राज्यपाल के समर्थक में, वो अपनी सेवा की आपूर्ति की मांग करेगा। तो जितने भी राज्य है, लोक कल्याण का राज्य की प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, सेवाओं की आपूर्ति करना। तो आपूर्ति करने में सबसे बेहतर कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन स्थिति क्या हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, बेहतर तालमेल या संतुलन बनाकर कार्य करें। जितना बेहतर संतुलन और तालमेल होगा, सत्ता का अभ्यास कम होगा, अर्थात सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, जहां पर एक्टिव मोड में रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति अर्थात सारी शक्तियों का स्रोत अपने में निहित करना, उस प्रवृत्ति से बाहर निकलते हुए जब आप कार्य करेंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य में सेवा आपूर्ति बेहतर होगी। वही उसी संदर्भ को समझिएगा, मैंने बातें की थी। देखिए दिल्ली सरकार जो आपको जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, इस मामले में यही बात, लगभग वही बातें बोल रही है कि आप तालमेल क्यों नहीं बैठा रहे। नियुक्तियां करनी है तो नियुक्ति करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब हर मामले में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं ना, हर मामले को आपको अपने बैकग्राउंड, जब बहुत बड़ा मामला बन जाए तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उससे पहले क्या करना होगा, उपराज्यपाल एलजी, केंद्र सरकार नामों का एक पैनल प्रस्तावित करे, दिल्ली सरकार उनमें से किसी एक पद के लिए चयनित कर ले, तो दोनों के कार्य की पूर्ति हो जाए, दोनों की अभिलाषाओं की पूर्ति हो, दोनों के सत्ता अभ्यास की पूर्ति हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि एलजी जो है, वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं मिलकर इस पद के लिए नामों को सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा करते हैं। अर्थात तालमेल और संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए
का बातें कर रहे हैं, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए, अंतिम रूप से हम सेवा की आपूर्ति बेहतर करें जनता के लिए। ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा। ये यह मामला इसलिए भी मामला था कि कुछ दिन पहले ये जो आया था दिल्ली राजधानी क्षेत्र की सरकार संशोधन अधिनियम, अगस्त में अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में ब्यूरोक्रेसी पर केंद्र का नियंत्रण, अर्थात ए ग्रुप का जो होगा, ग्रुप ए के अधिकारियों का स्थानांतरण, तैनाती के लिए प्राधिकरण बनाया गया था, जिसमें राज्यपाल की सशक्त भूमिका होती है। केंद्र का नियंत्रण, जिस पर आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे थे, इस पर न्यूज एनालिसिस भी मैंने कराया है, तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देखिएगा, या तो की पॉइंट से आप चीजों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, हाल ही में कुछ दिन पहले ही आपको लगभग, हमको लगता है 11 या 10 तारीख का मामला यह है, नवंबर का, जिसमें दिल्ली सरकार पंजाब सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कुछ सीमा की चर्चा की थी, कार्य सीमा को निर्धारित किया था, उसके क्षेत्राधिकार को बताया था कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित की पॉइंट आपको ऐप पर अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर देखिए, युक्ति आई इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस के पैकेज में जाकर। ठीक है ना। अब उसी मामले को ध्यान रखिएगा कि जो केरल सरकार है, सॉरी ये नहीं, ये मामला नहीं है, रुक जाइए, मैं भी कहां से कहां बातें करने लगता हूं कभी कभी। अभी एक सेकंड रुक जाइए, वो मामला दूसरे जगह है, रुक जाइए एक सेकंड, एक सेकंड, वो मामला कहीं और है। सॉरी, देखिएगा आप लोग, अभी मिलेगा। वन सेकेंड रुक जाइएगा, कभी कभी कुछ बात देखिए, यहाँ पर है, मुझे याद था कि न्यूज में है, पर वो मामला देखिए यहाँ पर है ना, पंजाब के मामले में आया फैसला देखे केरल के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें की गई है, वही बातें जो पंजाब के मामले में मैंने आप लोग को जो चीजें बताई है, उसे जाके एक बार देखिएगा, की पॉइंट आपको अपडेट है, उसे जाके देख लीजिएगा। उस मामले में बताया गया है कि पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि केरल के राज्य अर्थात राज्यपाल की सीमा क्या हो, किसी भी याचिका को अधिक समय तक वो नहीं रोक सकता है, उनके राज्यपालों को उनकी सीमा याद दिलाई थी कि आपकी सीमा क्या है। इस फैसले में कोर्ट ने क्या कहा, राज्यपाल के नामात्र मुखिया होते या अनिश्चित काल के लिए विधेयकों को दबाकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह 10 नवंबर के फैसले में सुनाया था, तो यह वेबसाइट पर उपलब्ध है, जाके आप उसे भी देख सकते हैं। सदन स्थगित करने, सत्तावसान करने, सदन की बैठक बुलाने के बारे में, स्पीकर के अधिकार, क्षेत्राधिकार के बारे में स्पष्ट चर्चा की गई थी। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, केरल का भी मामला सेम है कि केरल के जो राज्यपाल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है ना, पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लोग यह बताइएगा। उनके द्वारा कुछ विधेयकों को रोके हुए हैं, तो उसको लेकर केरल सरकार आपको हाई सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, जहां पर यही बातें की गई। अटॉर्नी जनरल जो है आर वेंकटरमनी ने कहा कि राज्यपाल के सचिवालय से कहें कि वह पंजाब के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला देखे, ये सब बातें उभर कर सामने आई है। तो यहाँ से आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय राज्यपाल के क्षेत्राधिकार के मामले से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाए, तो इस मामले को आप बता सकते हैं या इसको केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यह सभी राज्यों के राज्यपाल के लिए दिशा निर्देश है, इसे समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, शुरू में आ जाते हैं। चलिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार, हाल ही में याद हो कुछ दिन पहले न्यूज चर्चा में था कि दिल्ली सरकार जो एक परियोजना है जिसे हम लोग रैपिड फायर परियोजना कहते हैं, जिसे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेरिट कॉरिडोर रीजनल जो रैपिड सिस्टम ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें ट्रेन चलाना है तीव्रतम गति वाली, तो उसके लिए राज्य सरकार को 415 करोड़ का आवंटन करना था, जो नहीं दे रहा था बहुत दिनों से। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बातें की गई थी कि जल्द ही इसका जो जो आप ऐड जो देते हैं
सार्वजनिक तरीके से ऐड जो प्रचार कर रहे हैं उस पर पैसे कहाँ से आ रही, उसको लेकर प्रश्न चिन्ह किया गया था, बहुत विवाद हुआ था, चर्चा पर चर्चा हुई थी। उसी के संदर्भ में बातें हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बोली थी कि अगर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेरिट कॉरिडोर के लिए फंड नहीं देने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की और चेतावनी भी दी थी कि अगर एक हफ्ते के अंदर भीतर बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो वो सरकार द्वारा, आप सरकार द्वारा, दिल्ली की आप सरकार विज्ञापनों के लिए जो आवंटित फंड को खत्म कर दिया जाएगा, इस राशि से इस परियोजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तब यहाँ दो तीन चीजों को समझने का प्रयास किया। यहाँ पर क्षेत्र सीमा की बात करिएगा, क्षेत्र सीमा की बात होगी, क्या न्यायालय यह आदेश, इस प्रकार के आदेश पारित कर सकता है कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों के निर्णयों को कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को जो एक माध्यम होता है लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का, जिसमें विज्ञापन एक अहम भूमिका निभाता है। तो राज्य अगर विज्ञापन एक लिमिट मात्रा में कर रहा है और एक संसाधन युक्त रूप से कर रहा है तो यह सही होता है। तो यहाँ पर जहां पर इसकी विज्ञापन की बात की, आप सरकार के विज्ञापन की बात की जाए, वो रेशियो है ना जिग जैग स्थिति में बढ़ी है। अधिकतम की मैं बात करूंगा, लगभग 995 करोड़ रुपया खर्च किए गए एक साल किसी वर्ष था, मुझे आंकड़ा वर्ष याद नहीं आ रहा है, पर याद रखिएगा कम से कम 995 करोड़ रुपया अधिकतम खर्चा किया है। और यह आंकड़ा एक 55 करोड़ से स्टार्ट हुआ है। जब इनकी आप सरकार आई थी उसमें 55 से लेकर 100 करोड़ के आसपास विज्ञापन पर खर्चे होते थे, जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वहन किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा अब है कि यहाँ पर यह आंकड़ा 995 तक एक वर्ष पहुंच गया था। तो यह बढ़ता हुआ आंकड़ा कहीं ना कहीं आपको आपके कार्यों के किए जा रहे विज्ञापन पर राज्य के दायित्व को निर्धारित कर देता है। तो न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार होता है कि अनियमितता किसी भी रूप से हो रही है उस पर प्रश्न चिन्ह कर सके। सीधा संविधान का मूल मकसद क्या है? मूल मकसद है जो लोग हैं उनकी सुविधाओं को सुरक्षित करना। मेन चीजें तो आपको संविधान में ही बोलता, कुछ सुविधा दिया गया है लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन में जो समस्या है उसका बेहतर प्रबंधन करने के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं। संविधान में बहुत से आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, उसका मूल उद्देश्य वही ना, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ नियम कानून बाध्यता देना। उसमें सभी लोग उसके अंतर्गत राज्य की एजेंसियां उसके लिए प्रतिबद्ध बनाए गए हैं। तो आप उस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते हैं जो इस मूल धारणा को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके लिए संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायालय बनाई गई है। तो न्यायालय इसी संदर्भ में आपके किसी भी कार्य को, जो क्षेत्राधिकार अभी आपके क्षेत्राधिकार में नहीं नजर आता, पर वो इसी मामले के आधार पर आपके ऊपर प्रश्न कर सकता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं तो आपके इस कार्य के लिए हम जो वित्त आवंटित कर रहे हैं तो उसको हम रुकवा सकते हैं, ताकि आप उसका सही जगह उपयोग कर सके। ठीक है ना? नो डाउट विज्ञापन बहुत अच्छी बात है, लोगों तक अपनी सूचनाएं पहुंचाई जाती है, पर जब आपके पास एक असीमित मात्रा में उसका प्रयोग किया जाने लगे तो कहीं ना कहीं चीजें बदलती हुई स्थिति में हो जाती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे बात करें गलत सूचना इंटरनेट प्लेटफॉर्म के विरुद्ध मुकदमा मिलेगा मदद। कल भी बात हुई थी, सेम टू सेम वही बातें हैं जो डी फेक न्यूज की बात होती है। डिप जो आप लोग को हाल ही में चर्चा बहुत रहा है, इस पर आप लोग को न्यूज कवर करते रहनी चाहिए। कभी विस्तृत आएगा मैगजीन में, इस पर मैं आप लोग को चीजें कवर कर दूंगा। मैगजीन जो आएगा आपको जनवरी माह का मैगजीन जो आएगा वार्षिकांक के तौर पर जो लाऊंगा, उसमें आपको यह चीजें शामिल करवा के आपको सारी चीजों को इंक्लूड कर दूंगा, तो आप उस मैगजीन में भी देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अब हर जिले में बनेगी कौशल विकास योजना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जब भी रोजगार की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी या कौशल के संदर्भ में योजनाओं की बात होगी, तो कौशल विकास का चौथा चरण स्टार्ट होगा जो प्रत्येक जिले में होगा। यह यूपीएससी जीएस पेपर 2 सरकार की नीतियां कौशल विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे से आपको जोड़ के रखेगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, कौशल विकास परियोजना के बारे में आपको पहले कमेंट सेक्शन में बता देना है।
स्किल डेवलपमेंट प्लान क्या है, कब लागू किया गया, यह किस प्रकार से कार्य करता है, किन वर्गों के लिए है और साथ ही साथ इसका वर्तमान स्थिति क्या है, अर्थात यह योजना कितने राज्यों में लागू है, किन किन कितने लोग इससे अभी तक लाभ ले चुके हैं, सारे आंकड़े इसके वेबसाइट पर है, जाके एक बार देखिएगा, विजिट कीजिएगा। लगभग 1.37 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है और ध्यान रखिएगा 2014 के बाद यह योजना शुरू हुआ था, जो बातें मैं अभी पहले बता देता हूँ। उद्यमशीलता का महत्वपूर्ण आधार है। यह योजना 15 में कौशल प्रधानमंत्री कौशल योजना 2015 में आया। इसके पहले चरण में लगभग 19.86 लाख, दूसरे चरण में 1.1 लाख और तीसरे चरण में 7.37 लाख सहित कुल 1.3 करोड़ युवाओं को कौशल दिया गया। ध्यान रखिएगा, कौशल प्रबंधन बेहतर रोजगार को बढ़ावा देती है। मैं बार बार पहले भी बोलता रहा हूं, आज भी बोलूं, आने वाले समय में अगर हमको या हमारी सरकार को या किसी व्यक्ति विशेष को बेहतर रुपये कमाने हैं तो आपको कौशल अपने ऊपर सृजित करने होंगे। आप अपने ट्रेडिशनल वर्क से बाहर निकलते हुए कुछ खास प्रकार के कौशल का डिमांड आपको सीखना होगा, जो मार्केट डिमांड के अनुसार भी होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो रुपया मान लीजिए अभी दिहाड़ी 500 रुपया है, वही कौशल विकास होने के बाद आपका 800 से 1200 रुपया हो जाएगा। तो सोच के देखिए, एक ही कार्य, एक ही व्यक्ति उसी कार्य को अभी जो नन कौशल है, स्किल्ड है, उसे 500 मिल रहा, वही स्किल्ड हो जाएगा तो 800 से 12 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। वो कौशल और वर्क पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड करेगा कैसा डिमांड। इस चीज को समझिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इसके लिए जिला अध्यक्ष जो होता है, जिला कौशल विकास योजना को, डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान को जिला अध्यक्ष के अधीन रखा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। डीएम जो होंगे उसके अधीन यह कार्य करेगा, जो जिला विकास समितियां जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कौशल विकास योजना कार्य करवाएंगे। तो यह जिलाधिकारी डीएम को कार्य करना होगा। तो आप लोग को इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब पीटी फैक्ट में, अफगानिस्तान ने भारत से अस्थायी तौर पर बंद किया दूतावास, इसे देख लीजिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बात करेंगे, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, सर्दी खांसी हो गई है। चलिए आगे बात किया जाए, यह हो गया मामला। तब तक आप लोग पेपर जरूर, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस को लगातार वॉच करते रहिए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लेते रहिए, आंसर जरूर लिखिए। आंसर जितना लिखिएगा आप लोग, आपका मेंस उतना बेहतर होगा। और रिजल्ट जो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का, वो मेन से ही आता है, ठीक है ना। इंटरव्यू से आपका रैंक में थोड़ा सुधार हो सकता है, मेंस ही आपके फाइनल सिलेक्शन का आधार होता है। तो जितना बेहतर मेंस का क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप लोग करते जाइएगा। और ऐसा नहीं कि 67 बीपीएससी का हो रहा है तो आप लोग 69 का हो रहा है तो आप लोग उसको नहीं दीजिएगा, जाके उसका भी दे सकते हैं। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहीं ना कहीं आपको सामूहिक रूप से होते हैं, जो यूपीएससी के प्रश्न को रूप से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर दैनिक जागरण के आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोग भाग लीजिए, तो समग्र तरीके से आप लोग को लाभ देगा। तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आइए। अब भारतीय विश्वविद्यालयों के विस्तार का समय, ऐसी चर्चा परिचर्चा हो रही है, इसी के लिए लेख आया है, आप इसे जरूर देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। विश्वविद्यालय आयोग है, अनुदान है। पहले तो यह मुझे बताइएगा, यूजीसी की स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान निदेशक कौन है, साथ ही साथ यह बताइएगा यह किस प्रकार का कार्य करता है, ठीक है ना, किस प्रकार का नियामकीय तंत्र है, मुझे यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि यूजीसी ने अनुमति प्रदान की है विदेशी जो शैक्षणिक संस्थान, उसका परिसर भारत में खोलने के लिए कुछ बातें की जा रही, अनुमति प्रदान कर दी है। तो यूजीसी के इस कदम के पीछे विदेश है, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, साथ ही साथ उम्मीद बताए प्रतिभा पलायन रोकने में बड़ी मदद होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, और इसे रखिएगा हिट क्वेश्चन में आप लोग, ठीक है ना। मीन्स में इससे रिलेटेड बीपीएससी में प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी में अभी तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है यूपीएससी में ही पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत छात्र जो अरबों डॉलर खर्च करते विदेश में पढ़ने के लिए, आरबीआई के अनुसार
2022 में लगभग 13 लाख छात्र विदेश पढ़ रहे थे। वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई कर 25 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा खर्च किया। सोचिए कितनी बड़ी राशि खर्च की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो, मेलबर्न विश्वविद्यालय हो, क्रिसलैंड विश्वविद्यालय हो, टेक्सास विश्वविद्यालय हो या सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय जैसे कई संस्थानों को भारत में अपने परिसर खोलने में रुचि दिखाई है, तो जल्द ही यह सब खोल सकता है। तो इसके पीछे दो तीन चीजों को क्या सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। तो क्या विदेशी जो विश्वविद्यालय के परिसर भारत में खुल जाने से ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को लाभ होगा जो आर्थिक तंगी के कारण विदेश विश्वविद्यालय का रुख नहीं कर पाते? तो क्या इन विश्वविद्यालयों में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है उनको? तो यह एक प्रश्न होगा, तो इसके लिए रूपरेखा आएगी। दूसरी बात है कि भारत में विदेशी संस्थानों परिसर खुल जाने के बाद विदेश में रहने वाले भारी खर्चा जो होते हैं उसका निश्चित रूप से घटेगा, मगर क्या भारत में उनके परिसर छात्रों को ट्यूशन फीस में कोई बड़ी छूट देगी? तो ऐसे भी बहुत से सवाल है, और भी बहुत से सवाल हो सकते हैं, नए नए सवाल उभरेंगे अभी। तो इन संदर्भों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने के पीछे सरकार की मंशा दो उद्देश्यों से, एक तो वैश्विक शिक्षा में एक केंद्र के रूप में विकसित करने की है, तो उसके लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत में तो प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा वैश्विक केंद्र रहा है। अंग्रेजी राज्य में जरूर भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार स्वदेशी को अनदेखा करके हुआ है। आप ध्यान रखिए 1968 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को प्रथम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावना लिखना पड़ा था। दुर्भाग्य से भारत की शिक्षा जो व्यवस्था है भारत में केंद्रित न होकर यूरोपीय केंद्रित है, अर्थात यूरोपीय मॉडल पर मैकाले मॉडल पर कार्य करते हैं। अभी उस यूरोप में केंद्रित शिक्षा राष्ट्रीय नीति जो है 2020 काफी हद तक मुक्ति दिलाएगी। इस नीति को बल जीवन निर्माण करेगा। ये सब बात हुई। स्वामी विवेकानंद के यथार्थ को समझा जा सकता है जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, अपने विचारों का सामंजस्य कर सके, वास्तविक शिक्षा प्राप्त कर सके। कुल मिलाकर बात हो रही है, देखिए यहाँ पर फिर एक बात होगी, एक क्वाक्विरेली साइमंड्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की सूची जारी की, जिसमें भारत के विद्या केंद्रों की गुणवत्ता कितने आगे है यह भी बातें की है। दिल्ली विश्वविद्यालय हो या आईएमसी बेंगलुरु हो, 5 प्रौद्योगिकी संस्थान जिसमें बंबई, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर या कानपुर एशिया के 100 शीर्ष संस्थानों में स्थान हासिल किया। रैंकिंग विश्वविद्यालय की संख्या भारत में चीन को पछाड़ दिया। रैंकिंग के अनुसार भारत में अब तक 148 विशिष्ट विश्वविद्यालयों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली भारत में है। हम एशिया की बात कर रहे हैं, पर वैश्विक स्तर पर हमारी स्थिति अभी भी कम है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो तीन चीजें लेख में की गई है। पहला तो यहाँ पर बातें की गई कि भारत में क्या प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक प्रश्न है कि भारत सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालय के परिसर खोलने के लिए जो आवेग दिखाया है, वही आवेग वो दिल्ली विश्वविद्यालय या शांति निकेतन जैसे विद्या केंद्रों के परिसर के विभिन्न राज्यों में स्थापित करने क्यों नहीं दिखाना चाहती है? यह भी एक प्रश्न है। इसी वजह से यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता, पर्याप्त ज्ञानी अनुभवी गुणी शिक्षक है, सुविधाओं के संसाधनों की उपलब्धता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो संसाधन उसका बेहतर प्रबंधन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी एक प्रश्न है। और इस सब पर मैं आऊंगा धीरे धीरे, पहले टॉपिक तो देख ले। फिर दिल्ली पूरे भारत में अनेक ऐसे विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित हो रहे, तभी तो भारत में शिक्षा व्यवस्था बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलती है। यूनेस्को द्वारा इस वर्ष शांति निकेतन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। एक पीटी फैक्ट यहाँ याद रखिएगा आप लोग कि यूनेस्को द्वारा इस वर्ष क्या किया, शांति निकेतन को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचारों की, व्यवस्थाओं को, शिक्षा व्यवस्थाओं को, जहां पर 1921 में शुरू की गई उनके द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय धर्म, दर्शन, ज्ञान, साहित्य और संगीत कला के साथ एशिया यूरोप की भाषाओं और साहित्य के अध्ययन का अनुसंधान यथोचित व्यवस्था की थी। तो शांति निकेतन विश्व भारती जो थी बातें, उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। अब कुल मिलाकर यही है, दो मद समझने का, एक देशी संदर्भ समझिएगा, एक विदेशी संदर्भ समझिएगा। विदेशी शिक्षा व्यवस्था में विदेशी व्यवस्थाओं को भारत में लागू करने की बात करता है,
वही देसी व्यवस्था में देसी संसाधनों, देसी योग्यताओं को देसीकरण के स्वरूप में हमें विश्व समुदाय के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने की बात करता है। तो यहाँ पर पहले भी हमारा नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थिति हमारा विरासत रहा है, वर्तमान तक हम आए, कहीं ना कहीं हम बेहतर है, ठीक है ना, बेहतर की स्थिति में है। हम पश्चिमी यूरोप के संकीर्ण शिक्षा पद्धति से बाहर उभर कर हम सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था पर टिकी हुई व्यवस्थाओं का बात शुरुआती दौर से ही करते आए हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को समझने का प्रयास किया, बस प्रबंधन में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है। प्रबंधन हम अगर बेहतर कर लेते हैं तो हम और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कर, देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ऑक्सफोर्ड की बात की जाए, नो डाउट वो बहुत बेहतर संस्थान है। वो संस्थान बेहतर क्यों बने हैं? तो उनके लिए प्रबंधन बेहतर कराया गया है ना, इसलिए वो बने हैं। तो हमारे देश के भी आईआईटी, बहुत से ऐसे संस्थान है जो इस लायक है। इस संदर्भ को समझिएगा, जब अगर हमारा शिक्षण व्यवस्था बेहतर नहीं होता या हमारे बच्चे बेहतर नहीं होते, उनको कौशल नहीं रहता, तो विदेश में जाके उन्हें 1000 करोड़ का पैकेज क्यों दिया जाता? सुंदर पिचाई की बात कर ले या अन्य किसी की भी बात कर, जिनको करोड़ों रुपया पैसे दिए जा रहे, इसलिए ना कि इनकी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में ही हुई है, उनके बेहतर उनको ज्ञान है उनके देश के लोगों से। इसलिए देखिए हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसे रोकने की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसे हम कैसे रोके, अपने देश के विकास के लिए रोके। अब इसका एग्जाम्पल सोचिएगा, यहाँ से इसरो की हम बात करते हैं, नासा में बहुत से लोग जाते हैं, नासा का लगभग बहुत से अधिकारी भारतीय है ना, कर्मचारी से लेकर वैज्ञानिक भारतीय है, पर नासा में बहुत से वैज्ञानिक भारतीय होते हैं, बहुत से वैज्ञानिक आपको इसरो में भारतीय वैज्ञानिक। तो क्या भारतीय वैज्ञानिक अपने प्रौद्योगिकी में कम है? नहीं है, नासा में सहयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस ब्रेन ड्रेन को वापस लाते हैं तो कहीं बेहतर और भी इसरो कर सकता है, नासा से भी आगे जा सकता है। इस संदर्भ को समझिएगा, नासा अगर मान लीजिए केवल अमेरिकी संस्थान होता, केवल अमेरिका का ही संस्थान बनकर रहता, तो जो इसरो प्राप्त कर रहा है वो क्या नासा प्राप्त कर सकता है? तो इस चीज को समझिएगा। नासा क्या करता है, विश्व के सभी देशों से बेहतर वैज्ञानिकों को अपने यहाँ एक बड़े बड़े पैकेज में जॉब प्रोवाइड कर देता है सुविधाओं के नाम पर। तो वो बहुत से एक्सप्लोर कर लिया खुद को। अब इस संदर्भ में समझिएगा, इंडिया में इसरो को अगर वो अवसर प्राप्त हो तो क्या वो नासा से आगे नहीं जा सकता है? जब हम सबसे कम रुपये में ऑटो रिक्शा के भाड़े में हम चंद्रमा मंगल पर पहुंच सकते हैं, जो इस चीज को समझिएगा। तो हम कम संसाधन में बेहतर प्रबंधन करने की योग्यता है हमारे अंदर, बस सरकार की नीतियों को थोड़ा परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हमें इसे वर्तमान स्वदेशी इन्वायरमेंट देना होगा, उनको बेहतर प्रबंधन करना होगा। इस चीज को समझिए। तो सेम टू सेम शिक्षा में भी यही बात आती है ना। जो लोग भारत की भूमि से बाहर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर हमें रोजगार मिलेगा, बेहतर हमें अवसर मिलेगा अपने जीवन को सरल बनाने के लिए। वही चीजें हम देश में हम अगर प्रोवाइड कराते तो वो लोग क्यों जाएंगे? बड़े बड़े पैकेज पैसे खर्च करके 25 अरब डॉलर खर्च करते हैं सालाना ये लोग। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ होंगे। तो यहाँ पर, और वैसे भी 21वीं शताब्दी भारत का है, जान रहे हैं आप लोग। तो जो 45 तक है भारत स्वर्णिम युग में गुजर रहा है। यहाँ पर हम जितना बेहतर प्रबंधन करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। इस चीज को समझिएगा। कुल मिलाकर वही बातें हो रही है। कानून के दुरुपयोग का घातक सिलसिला है। यह आर्टिकल जो एक आईपीसी की धारा है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 498 तक क्रूरता की बात की गई, जहां पर छोटे मोटे झगड़ों में महिलाएं पुरुषों को न्यायालय तक ला देती है, पुलिस प्रताड़ना करवाती है, बहुत सी बातें होती है। बम्बई हाई कोर्ट ने रमेश शीतल दास दलाल तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले के बीते दिनों कहा कि छोटे छोटे झगड़े में भारतीय दंड संहिता धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं है। ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई और जो खंडपीठ थी, उनके पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर एक कठोर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को आरोप मुक्त होने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने हेतु विवश करना और उसकी प्रतिष्ठा खराब करने के साथ साथ उसके मानसिक आघात पहुंचाना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खतरे में डाल देता है। तो आर्टिकल
21 भी एक इसमें आएगा, आर्टिकल 19 भी आएगा, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 भी आएगा। ठीक है ना, इन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। आर्टिकल व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो बोलने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, जीवन यापन की स्वतंत्रता देता है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रभावित होता है। आर्टिकल 21 उसे जीवन पद्धति को, आर्टिकल 20 जो जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ मामला बनाता है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खंडित करता है। इस संदर्भ को समझिएगा। हम केवल किसी महिला कुछ बोल देते हैं कि हम प्रताड़ित किया गया है मेरे ससुराल पक्ष के द्वारा या किसी पुरुष के द्वारा, उसे सत्य मान लेता है और उसे तुरंत हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, उसे हमारा कानून व्यवस्था उसे आरोपित मानकर तुरंत उसको उसी बिहाफ में कार्य करता है जैसा एक अपराधी के तौर पर किया जाता है। इससे क्या होता है, जब ग्राउंड बेस से हम कानून के ग्राउंड बेस पर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं मामला खारिज होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, अभी मैं आप लोग को यहाँ पर न्यूज के आलेख से दिखाऊंगा। वैसे ही झारखंड उच्च न्यायालय ने भी धारा 498A के दुरुपयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि असंतुष्ट पत्नियां आईपीसी की इस धारा का उपयोग ढाल के बजाय एक हथियार के रूप में कर रही है। और याद हो, कुछ वक्त पहले ही, मुझे जहां तक याद आ रहा है, सितंबर या अक्टूबर के माह में मैंने इससे टॉपिक न्यूज एनालिसिस किया था, जहां पर मैंने बात की थी कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, महिलाओं को संरक्षित सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि महिला प्रताड़ित रही है। ठीक है ना, पर इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि पुरुष प्रताड़ना हावी नहीं है। पुरुष का प्रताड़ना होता है, पर इसके लिए महिलाओं के लिए विविध विविध आपको एक्ट अधिनियम बनाए गए, पर पुरुष प्रताड़ना के संबंधित अभी भी कानूनों का अभाव है। कुछ आईपीसी एक्ट है, पर विधिक रूप से बहुत से आर्टिकलों की आवश्यकता है, जिस पर सरकार को, संबंधित पक्षों को समझने और आवश्यकता है कि इस पर कार्य दिशा होनी चाहिए। वहीं पर मैंने ये बात स्पष्ट किया था आप लोग कि महिलाएं अपने अधिकारों को ढाल नहीं समझ रही, हथियार समझ रही है। और इससे होता क्या है कि इसके देश में विभिन्न अदालतों में महिला सुरक्षा को लेकर बने कानून का दुरुपयोग निरंतर चिंता जाहिर कर रही है, परंतु इसके बावजूद ऐसे कानूनों के गलत इस्तेमाल का सिलसिला कायम है। इस घातक प्रवृत्ति के बढ़ना कई प्रश्नों को खड़ा कर देता है कि अदालतों के चेतावनी के बावजूद भी कुछ महिलाओं द्वारा कानूनों के दुरुपयोग का मानसिकता परिणति हुई कि कानून का हम कैसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर किसी पुरुष को हम कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं, इसलिए कि वो कभी कालांतर में नारी जाति प्रताड़ित रही है। वर्तमान में अच्छे जो पुरुष है उसको भी प्रताड़ना के अवसर दिया। छद्म नारीवाद की बात की जाती है। देखिए, लेख में महिला है तो छद्म नारीवाद बोल रही तो कोई समस्या नहीं। अगर यही बात कोई पुरुष बोल देता तो इसे समझिएगा उसे नारी विरोधी विचारधारा वाले लोगों की श्रेणी में डाल देता है, पूरा व्यापक स्टोरी जाने हुए भी। अगर मैं भी बात ये बोल दूं कि मैं इस संदर्भ में गलत संदर्भ समझता हूं कि नहीं, नारियों को सशक्तिकरण जरूरी है, पर आप उसके दुरुपयोग के लिए भी उसे प्रताड़ित करें, उसे क्या करें, अगर दुरुपयोग कर रही है इस आईपीसी के तो उनके लिए सजा का प्रावधान करें। तो तुरंत बहुत से नारीवादी के जो होंगे, नारीवाद विचारधारा के, तो क्या करेंगे, वो मुझे भी नारी विरोधी समझ लेंगे, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यही सोच पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इस चीज को समझिएगा। नारीवाद का स्वरूप अब साम दाम दंड भेद की स्थिति में आ गई है। अब विश्वास रखती है जिनका उद्देश्य अंतोगत्ता क्या है, प्रभुत्व को प्राप्त करना है। प्रभुत्व को प्राप्त करना है तो सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट लागू होगा। सत्ता का अभ्यास मैंने आप लोग को समझाया है, क्या होता है उसे समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। नारीवाद का प्रथम अध्याय महिला के सशक्तिकरण से आरंभ होता है, जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था में सुचारू विकास और संतुलन के तहत बेहद जरूरी है, क्योंकि तत्कालिक समय में विभिन्न कारणों के चलते दुनिया भर में महिलाएं हाशिए पर है, धकेली गई है और अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में खामियों से लड़ रही है। तो कुल मिलाकर यही बातें थी कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है, पृष्ठभूमि रही है जिसमें महिलाएं उत्पीड़न हुआ है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं कि 21वीं शताब्दी के वर्तमान दहलीज पर महिलाओं के द्वारा भी वही काम पुनरावृत्ति की जाए। तो फिर हम कैसे समाज का निर्माण करेंगे, आप स्वयं आकलन कीजिएगा। अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पास किया गया और आपको 5% 99% याद रखिएगा, दहेज के लेन देन में
महिलाएं ही सशक्त होती हैं, महिलाएं ही सशक्त होती। इस चीज को आप जाके देखिएगा अपने आसपास के लोग को कि लड़के की माँ, लड़के की घर के जो महिलाएं हैं वो दहेज को एक्सेस करती है, दहेज लेने की पुनरावृत्ति को हम, पुरुष तो लेता ही लेता है, उसमें उसकी सहमति तो रहती ही रहती है, महिलाओं का भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान, उसकी बहन का बात हो, उसके लड़के की माँ की बात हो, और भी जो महिला जो रिलेटिव हो उनकी बात हो, कहीं न कहीं दहेज के मामले उनकी ही पुनरावृत्ति होती है। एक महिला ही दहेज लेने के कार्य और गतिविधि में संलिप्त है, तो एक महिला के महिला के अधिकारों को संरक्षित कैसे किया जा सकता है? अगर हाँ, यह माना जा सकता था कि किसी लड़के के माँ या किसी भी महिला पक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जाता, तो कोई पुरुष का यह अधिकार, पुरुष यह क्षमता ही नहीं डेवलप हो कि वो दहेज ले और दे। तो आप इसका गौर कीजिएगा, आप अपने समाज सोसाइटी के धरातलीय स्तर पर किताबी ज्ञान से बाहर निकलिएगा, अपने परिवार के 10 अपने कुलबा में 10 परिवारों को लीजिएगा, किसी भी समाज के 10 परिवारों को लीजिएगा, जितने आपको धार्मिक है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी, आप देखिएगा कहीं न कहीं महिला ही महिलाओं का उत्पीड़न करने का प्रमुख कारण रही होगी। आप इस चीज को, तथ्य को जाके देखिएगा, ठीक है ना? जितना महिलाओं के विकास में वर्तमान पुरुष सहज है ना, उतनी महिलाएं नहीं है। आप इस चीज को जाके एक बार ग्राउंड बेसिस पर, कुछ कुछ महिलाएं बहुत सहज है, तो उनके आधार पर आकलन नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ पुरुषों के द्वारा शोषण किया गया है, उसी आधार पर पूरे पुरुष का आकलन नहीं किया जाता। वैसे ही दोनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आप यूपीएससी की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, आपके पास दोनों थॉट होने चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो दोनों मूलाधार पर इस आकलन कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के माध्यम से अब परिवर्तित हुआ, लड़कियां पहले अपेक्षाकृत मुखर हुई है, शिक्षित हुई, सजग हुई, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थी। इसी बीच छद्म नारीवाद ने भारत में घुसपैठ की है कि जितनी, याद हो आप लोगों को, जितनी महिलाएं सजग होती है, आप देखिएगा एक मूलाधार यह भी है कि कोई पुरुष अगर पीएचडी कर लिया है ना, पीएचडी कर लिया है, तो वो अपने डिग्री का प्रदर्शन नहीं करता। ध्यान रखिएगा, बार बार जगहों पर बार बार चीजों को लेकर नहीं बोलता है, हर रिश्तों में, हर क्षेत्रों में नहीं बोलता है। पर जैसे ही एक महिला पीएचडी करती है और वो डॉक्टरेट कर लेती है, वो हर अवसरों पर अपने अपने विशेष विशेष जो शिक्षा ग्रहण की उसका प्रदर्शन वो करेगी। हर मामले में, वो बातों में, व्यवहारों में, उसे यह एहसास होगा, सामने वाला कोई भी रहो, वो नारी से बात करे या पुरुष से बात करे, स्त्री से बात कर रहा हो, पुरुष से बात कर रही हो, दोनों ही स्तरों पर अपने प्रदर्शन करेगी अपनी शिक्षा का। इस प्रकार से जो पुनरावृत्ति छद्म नारीवाद का हुआ, जैसे किटी पार्टी देखते होंगे आप, किटी पार्टी नाम सुनते होंगे। अब इस संदर्भ में देखिएगा, किटी पार्टी में क्या होता है, उसका व्यवहार आचरण क्या होता है, और मान लीजिए कुछ पुरुषों का पार्टी चल रहा है, वहां पर क्या आचरण व्यवहार होगा। दोनों जगह के मुद्दे को समझिएगा। तो ये जो पुरुष का, उसका भी किटी पार्टी समझिए, उसका भी किटी पार्टी, तो वहां पर अपने समस्याओं का नहीं बात होगी, वहां पर बहुत सी चीजें होंगी, खाएगा पिएगा, लोग एंजॉय करेगा, चुपचाप घर आ जाएगा। पर यहाँ पर क्या बातें होंगी, आप जाके किसी किटी पार्टी के कॉन्सेप्ट को जाके देखिएगा, तो समझ में आएगा कि नारी जितनी, उनको नारी है ना, जितना उसे एक्ट के माध्यम से शिक्षित मुखर बनाया गया, शिक्षित, सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है, उतना ही छद्म नारीवाद डेवलप होता गया, जहां पर अहम नारीवाद का कॉन्सेप्ट बढ़ा है और एक प्रभुत्व पर जोर दिया गया है। अब नतीजन विवाह प्रभुत्व प्राप्ति का पर्याय बन गया है, उसमें शस्त्र बनी है महिला सुरक्षा संबंधी कानून। अब ये कौन लिख रही है, एक महिला लिख रही है, लेखक समाजशास्त्री, तो बहुत एक्सपीरियंस है, ह्यूज एक्सपीरियंस, इनके लेख में लगातार मैं देखता हूँ। डॉक्टर रितु शाश्वत, इनके लेख को आप पढ़िएगा, बहुत आइडियोलॉजिकल होता है, आइडियोलॉजी से जुड़ा मामला होता है, इस संदर्भ को समझिएगा आप लोग। अब है आजकल आईपीसी की जो हिंदू विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा, महिलाओं के सुरक्षा संबंधी अधिनियम 2005 के तहत परिवार, न्यायालय और अदालत पति परिवार के सदस्यों के 5 मामलों में
एक पैकेज के दायर किया जा रहा है। वास्तव में यह कटु सत्य है। कुछ महिलाएं अपने अधिकारों के नाम पर निर्दोषों को जेल भेज रही। बहुत से मामले अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, इनके लेख में लिखा भी गया। बहुत से ऐसे आप अपने आस पड़ोस भी देखते होंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एक हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखिएगा। एक सीएसआईएफ का एक जवान है जो बाहर आकर तैयारी कर रहा था। वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर घर लेने जाता है तो उसकी चाची के द्वारा उस पर यौन उत्पीड़न का मामला बनाया जाता है। सोच के देखिएगा, वो पुरुष जाता है 2 घंटे के लिए, ठीक है ना, और अपने ज्वाइनिंग लेटर देने जाता है। उसका माहौल, उसके मानसिक चीजें अलग अलग होंगी। उस पर उनके चाची के द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला बनाया। जब पुलिस ग्राउंड पर जाता है तो पुलिस चेक करती है तो ये फेक है ना केस नजर आता है, जिस पर सोच के देखिएगा ये फेक केस आ जाता है। पुलिस जब जांच करती है तो कैसे छद्म नारीवाद यहाँ पर प्रभावी होता है। किसी, मान लीजिए अगर वो किसी तरीके से दबाव में पुलिस दबाव करवा देती और उस व्यक्ति का करियर बर्बाद हो जाता, और वो बाद में 2-4 साल 10 साल 20 साल बाद यह आरोप पता चलता कि यह व्यक्ति तो किया ही नहीं इस प्रकार से। ऐसे मामले हाल ही में आप लोग को देखे होंगे कि एक पुरुष 20 साल तक सजा पाया था, जिस पर मैंने केस स्टडी भी आप लोगों को कराई है कि 20 साल तक बिना सजा के वो जेल में रहा था। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी हमारे देश में प्रचलन में रहते, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब धारा 448A का उद्देश्य दहेज प्रथा को रोकथाम के लिए थे, लेकिन ऐसे कई उदाहरण जहां शिकायतें वास्तविक नहीं था, गलत इरादे से दायर किए ऐसे मामले अभियुक्तों के बरी कर देने के मुकदमा के दौरान उससे पहले झेला कई दुर्गामी बदनामी दूर नहीं हो सकता है। कभी कभी प्रतिकूल मीडिया कवरेज दुख को बढ़ा देता है। बदनामी, सामाजिक तिरस्कार, असहनीय पीड़ा पुरुषों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के जीवन में स्वतः ही आ जाता है, जहां प्रतिशोध मानसिकता के चलते महिलाओं के द्वारा हथियार के रूप में कानून का इस्तेमाल किया जाता है। अब नोएडा के कथित युवती का मामला आप ले सकते हैं, जिसने दहेज मांगे जाने पर मंडप में शादी करने से इनकार कर दिया, जिसमें मीडिया में वो छाई रही। उनकी बात संपूर्ण सत्य मान लिया गया कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्रगतिशील महिला है, महिला अधिकारों की रक्षा करती है, दहेज का विरोध करती है, बहुत अच्छी बात है। मीडिया ने उसे ड्रीम में आपको गर्ल बनाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जब उसके द्वारा लिखी गई झूठी पटकथा उस व्यक्ति के जीवन तहस नहस कर दिया जिससे उसकी शादी होने वाली थी। जब कोर्ट का फैसला आया तो तस्वीर बिल्कुल उलट गया। वो यहाँ पर नायिका बनी युवती के संबंध में कोर्ट ने दहेज के आरोप को बनावटी कहानी बताया या ठहराया, तो आप समझ सकते। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि मीडिया, प्रशासन, पुलिस, समाज स्त्री के कथन को अंतिम सत्य मानने की जो मानसिकता है उससे बाहर निकले। हम आप क्या है, प्रथम दृष्टिया ही यह न मान ले कि पुरुष ही क्या है, पुरुष ही शोषण करता है, वह शोषित कर रहा होगा। ऐसा नहीं, महिलाएं भी शोषित कर रही। आप अपने घर परिवार में देखिएगा, इस चीज को एहसास कीजिएगा। आप अपने सोसाइटी को देखिए, अपने सोसाइटी आसपास के सोसाइटियों में पुनरावृत्ति को समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी मैं अभी बोल रहा हूं महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष प्रताड़ित नहीं होते। तो महिलाएं प्रताड़ित होने के लिए बहुत से एक्ट है, संविधान में संशोधन किए गए हैं, विधिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। आईपीसी, सीआरपीसी की धारा भी आपके लिए बनी है। पर यहाँ पर पुरुषों के अधिकारों की संरक्षा करने के लिए अभी तक न्यायालय ने कोई बेहतर कदम नहीं उठाया जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है इस प्रकार के मामलों में क्या है कि कोर्ट आपको हम इसे किसी महिला को कोर्ट में घसीट कर सकते हैं उसी अधिकार संदर्भ में जिस अधिकार संदर्भ में महिला जाती है। इस संदर्भ को समझने का प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर बात यही हो रही है कि महिला अधिकार के साथ साथ पुरुषों अधिकारों में जो संशोधन होने चाहिए वो मांग हो रही। इसलिए पुरुष आयोग की बात लगातार उठती है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए महिला उत्पीड़न होती है, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में एक महिला कैंडिडेट से पूछा था यह प्रश्न, उन्होंने केवल एक तरफीय डिसीजन बताया था और याद रखिएगा उनका सिलेक्शन बीपीएससी में नहीं हुआ।
आप क्यों नहीं हुआ आप समझ सकते हैं, इसलिए कि जब आपका विचार एक तरफी होगा ना, तो वो आपके आचरण में, व्यवहार में कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा। तो जब इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू पैनल में आप जाइएगा, वहां भी यही बातें झलकेंगी। आप हर टॉपिक पर पहले उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझिए, नेगेटिव एस्पेक्ट को समझिए, वो कितने वर्गों को प्रभावित कर रहा है उसे समझने का प्रयास करते हुए अपने उत्तर का, सही उत्तर का सही उत्तर को लिखित रूप दीजिए, या मौखिक रूप से जो बातें बोलते हैं वो बोलिए। अब एक ग्राउंड पर, एक बेस पर बातें नहीं की जा सकती, नहीं तो आपके संकुचित मानसिकता का परिचायक बन जाता है। इस चीज को समझिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे फिर कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।